नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड को वास्तव में सार्वजनिक उत्सव या राजनीतिक क्रिएटिविटी और इनोवेशन का दूसरा भाग कहा जा सकता है, क्योंकि लोकमान्य तिलक जी द्वारा शुरू किए गए सार्वजनिक गणपति उत्सव ने केवल एक साल में ही इतना काम किया था जितना 10 साल कांग्रेस को संजोने से और 15 साल न्यू इंग्लिश स्कूल चलाने से भी नहीं हुआ था। तिलक जी को गणपति उत्सव द्वारा हुई विशाल जागरूकता को देखने के बाद ही छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती यानी शिव जयंती समारोह शुरू करने की आइडिया सूझी। आज हम तिलक जी द्वारा इस पर्व की शुरुआत के पीछे के कारणों, कठिनाइयों और परिणामों को गहराई से समझने जा रहे हैं। चलो तो फिर। पहला कारण यह था कि जिस लक्ष्य को लेकर तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी वह पूरा होने लगा था। दूसरे शब्दों में हिंदुस्तानी समाज अब एक होने लगा था, उनमें एकता की शक्ति का विकास होने लगा था। अब इस शक्ति में क्षात्रतेज जागृत कर उस शक्ति को शत्रु पर वज्रपात करने के लिए उचित दिशा देने की आवश्यकता थी। तिलक जी मूल रूप से महाराष्ट्र के और 17वें दशक में इसी महाराष्ट्र में प्रकट हुई व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हिंदवी स्वराज की स्थापना करने से सभी हिंदुस्तानियों के लिए पूज्य देवता बन चुके थे। उन्होंने कठिन और असंभव परिस्थितियों पर काबू पाया और अपने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, और इस वजह से धूर्त अंग्रेज दुश्मन द्वारा उस समय के सभी भारतीयों को निस्तेज और निहत्था कर देने से और भी कठिन बना दी गई स्थिति में उनके सामने एक मार्गदर्शक के रूप में इतनी तीव्र प्रतिभा का दूसरा कौन सा उदाहरण हो सकता था भला। दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज उस वक्त अत्यधिक शक्तिशाली थे। तब उनकी अपनी शक्ति को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल की जाए, ऐसी शतरंज की चालें चलना जरूरी था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सभी शक्तिशाली शत्रुओं के खिलाफ ऐसी ही चालें चलते हुए उन्हें धूल चटाई थी। तब उस इतिहास का अध्ययन निश्चय ही सभी के लिए तब भी प्रेरक और सृजनात्मक या क्रिएटिविटी पूर्ण रहने वाला था, और आज भी है। अब तीसरा कारण यह है कि प्रत्येक समाज के लिए अपने पूर्वजों की स्मृति को जागृत रखना बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि यह एक बहुत ही प्रभावी रसायन है जो समाज में चेतना पैदा करता है। मराठा रियासत में अपने पूर्वजों ने साहस, चतुरता और बलिदान के बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन उस समय उस समाज के ज्यादातर लोग उन्हें याद भी नहीं करते थे। इसके विपरीत जो कि राज्य विदेशियों का था, अंग्रेजों का था, उस समय के बच्चे इतिहास की किताब में ये सीख रहे थे कि शिवाजी लड़े थे। उस समय अंग्रेज खुलकर यह प्रचार कर रहे थे कि शिवाजी एक लुटेरू थे और सभी अंग्रेज बड़े बहादुर और वीर देशभक्त है। यह ब्रिटिश राजनीति का ही एक हिस्सा था। हिंदुस्तान में उनके शासन और भारत की संप्रभुता का विरोध करने वाले यह मराठा ही अंतिम थे। इसलिए उनके परास्त होते ही उनके गौरवशाली और प्रेरक इतिहास के निशानों को मिटाने का काम चालाक अंग्रेजों ने तुरंत हाथ में लिया। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों ने लाकर महाराष्ट्र के किलों के पथ नष्ट करने का काम किया। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र में अधिकांश किलों पर जाने के रास्ते ही नहीं पाए जा सकते हैं। इसके पीछे अंग्रेजों का मकसद क्या था? तो मराठे अपने गौरवशाली इतिहास को, अपने पूर्वजों की स्मृति को भूलकर उससे प्रेरणा न ले और हमारे विरुद्ध खड़े न हो। और अफसोस की बात यह है कि आज भी हम आजाद होने के बाद भी अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपने गढ़ों का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। क्या हम बुद्ध है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो कारण क्या है? तो हमारे पास पुराने नक्शे नहीं हैं, इसलिए वे जिस कंडीशन में है वैसे ही रखे जाए। यह हमारे सरकारी विभाग का नियम है। दरअसल यह एक खामी है और इसके पीछे का कारण है कि पर्याप्त इच्छा शक्ति का न होना। अगर नियम की बात करें तो हर साल आंधी, बारिश और हवा के दौरान किलों की जो पतझड़ होती है वह नियम के अनुसार कहाँ रोकी जाती है। लेकिन यह भी मानना होगा कि कहीं कहीं कुछ निजी संस्थाएं और कहीं कहीं सरकार स्वयं ही अनायास यह कार्य कर रही है, और यह यकीनन हृदय को संतोष देने वाली बात है। खैर,
इस इतिहास में फिर से। हालांकि गणेश उत्सव और शिव जयंती ये दोनों उत्सव शुरू करने के पीछे का ये चौथा कारण एक ही था। वह था अंग्रेजों द्वारा ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, मराठा, अनुसूचित जनजातियां, दलित जातियां, ऐसी कई दीवारों द्वारा विभाजित किए गए सभी हिंदुस्तानियों को भारतीय के रूप में एक साथ लाना। मतलब इस रणनीति का सबसे बड़ा काम यह था कि उन सभी जातियों में एकता पैदा करना। जैसे जैसे सभी भारतीय एक साथ आएंगे और उनमें एकता पैदा होगी, उन्हें एहसास होगा कि उनकी संख्या कितनी बड़ी है और इस तरह उनमें कितनी ताकत है। इसलिए सरकार जो हर एक भारतीय को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने की कोशिश कर रही थी, वह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा से बंद होने वाली थी। तो अंततः सभी भारतीयों में एकात्मता, नया जोश और आत्मविश्वास पैदा करने का यह एक प्रयास था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा, ब्राह्मण, कायस्थ, नाई, कोली, आगरी, दीन, दलित, महार, मां, धनगर, रामोशी आदि सभी को एक साथ लाकर एक राज्य बनाया था। और मराठा साम्राज्य में ये सभी जातियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। पांचवा कारण चौथे के समान ही था, वह था धर्म कारण। तिलक जी ने पहचाना था कि इस समाज में धर्म एक बहुत प्रभावी शक्ति है। भाव के इंजन में भाव के भांति इस समाज में धर्म की भावना है, और जिस प्रकार भाव के बिना इंजन चलना असंभव है, ठीक उसी प्रकार धर्म की भावना का दमन या विरोध करके इस समाज में कोई भी कार्य स्थापित करना असंभव है। उनका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपनी राज्य की स्थापना के लिए इसी धार्मिक भावना का ही उपयोग करना पड़ा था। आज जो भी देश के लिए काम करना चाहता है, उसे भी इस जज्बे का इस्तेमाल करना ही होगा। आज ही नहीं, अगले 5-50 साल तक भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। आखिरकार जो व्यवहार में उपलब्ध है, उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके काम निकाला जा सकता है। अंततः छत्रपति शिवाजी महाराज को उस दौर में जो कठिन काम करना पड़ा, वैसा ही आज हमें करना है, वह भी निहत्ते रहते हुए। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तब तिलक जी ने भारतीयों के दिमाग को परतंत्र बनाने के अंग्रेजों के प्रयासों से मुक्त कराने के लिए अपनी राजनैतिक क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दांव पर लगाकर शिव जयंती के त्योहार को शुरू करने का फैसला किया। उत्सव के साथ साथ ही उस समय रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की दुर्दशा की ओर भी ध्यान खींचा गया था। सन 1895 तक समाधि की मरम्मत का मामला लटका रहा, लेकिन जैसे ही तिलक जी ने समाधि की बहाली का प्रश्न उठाया, इसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। अप्रैल में लोकमान्य तिलक जी ने शिव स्मारक का मुद्दा उठाया और केसरी से लेख लिखना शुरू किया। उससे समाधि की मरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा करने का सवाल और मजबूत हो गया। महाड़कर मंडली ने तो सन 1896 में रायगढ़ जाकर शिव छत्रपति का उत्सव मनाने का निश्चय किया। तब उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, इस पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। अगस्त 1895 से तिलक जी ने पूरे महाराष्ट्र को शिवाजी स्मारक आंदोलन से भर दिया। सन 1895 शिवोत्सव समारोह की तैयारी का और शिव स्मारक की बैठक का वर्ष रहा। 30 मई 1895 को पुणे के हीराबाग मैदान में शिव स्मारक पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशाल सभा हुई। बैठक में पंत प्रतिनिधि, सेनापति राभाडे, जाफर के स्वामी, बापू साहेब कुरुंदवाडकर, डॉक्टर विश्राम, बैरिस्टर गाडगिल, उरवने के पोटनीस आदि मौजूद थे। न्यायमूर्ति रानडे जी ने भी बैठक के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। कोल्हापुरकर छत्रपति जी भी वित्तीय जिम्मेदारी लेने के पक्षधर थे। बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ जी ने नकद अंशदान के रूप में 1000 रुपए का योगदान दिया। श्रीमंत शंकराचार्य जी ने समाधि को प्रतिवर्ष 10 रुपए अनुदान देने की घोषणा की। तत्पश्चात प्रोफेसर भानु जी की अध्यक्षता में हुई बैठक और लोकमान्य तिलक जी द्वारा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी की अध्यक्षता में रे मार्केट मैदान में हुई बैठक उल्लेखनीय थी। उन बैठकों के कारण महाड़ की मंडलियों का
रायगढ़ पर पहला उत्सव आयोजित करने का निश्चय और भी पक्का हो गया। उन्होंने धन संचय करके खर्चों को पूरा करने का फैसला किया। उत्सव की तारीख 25 अप्रैल 1896 तय की गई। उस जमाने में भी आज की तरह तथाकथित इंटेलेक्चुअल पीपल यानी कि बुद्धिजीवियों यानी सुधारकों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तुरंत नैतिक अनैतिकता के मुद्दे उठाकर उत्सव और शिवाजी स्मारक आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि शिवाजी महाराज को अवतारी पुरुष मानना ठीक नहीं है, लेकिन लोकमान्य तिलक जी जैसे मजबूत नेता ने आक्रामक रुख अपनाते हुए इस तरह की सभी कठिनाइयों को काट गिराया और नियत दिन पर पहला त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। 24 अप्रैल से किले पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। 12 मावल के प्रतिनिधि उत्सव में आए। किले पर महत्वपूर्ण जगहों पर लोग जमा हो गए। विनायक शास्त्री अभ्यंकर जी द्वारा कीर्तन, शामराज पंत परांजपे जी द्वारा भाषण, तिलक जी का समापन, गंगा सागर तालाब के पास प्रसाद का भोजन, छबीना आदि का आयोजन अच्छी तरह से किया गया था। मालूसरे, कंक आदि के वंशजों के सम्मान में उन्हें मान सम्मान युक्त नारियल दिए गए थे। ईस्वी सन 1818 से 1896 तक के अंतराल के बाद यह पहला ऐतिहासिक त्योहार मनाया गया था। इस समय तक शिव स्मारक के लिए 16,000 रुपए की राशि भी एकत्र हो चुकी थी और संकेत थे कि स्मारक का काम जल्द ही शुरू होगा। लेकिन 1897 में लोकमान्य जी के खिलाफ घटा राजद्रोह का मुकदमा स्मारक के लिए घातक साबित हुआ और ईस्वी सन 1906 तक प्रयास रुक से गए। पर इस बीच भी ईस्वी सन 1900 और 1906 में रायगढ़ पे दूसरा और तीसरा शिव जयंती त्योहार मनाया गया। दूसरे पर्व के लिए किले में 500 से 600 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इन दोनों त्योहारों में भी लोकमान्य जी हाजिर थे। 1908 में तिलक जी के मुकदमे के कारण यह कार्य फिर 1911 तक विलंबित हो गया। 1911 में लोकमान्य जी को जेल से बाहर आने के बाद विलायत जाना पड़ा और लौटने के तुरंत बाद 1920 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए स्मारक के काम में फिर से देरी हुई। उनके बाद 1925 में इसे पूरा किया गया। लेकिन चूंकि यह एपिसोड शिव जयंती समारोह के बारे में है, इसलिए हम समाधि की बहाली और इसके बारे में हुए विवाद के बारे में घटे इतिहास का समाचार आगे किसी और एपिसोड में जानेंगे। अब हम इस इतिहास के अंतिम भाग यानी परिणामों की ओर मुड़ते हैं। तिलक जी द्वारा शिव जयंती महोत्सव की शुरुआत ने उनकी उम्मीद के मुताबिक पूरे समाज में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। उसने पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया। इसमें पूरा समाज सहभागी हो गया। संस्थानिक जागरूक हो गए कि आज हम जिस राज्य का आनंद ले रहे हैं वह उन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्य के कारण ही। शंकराचार्य जी और शास्त्री मंडली को यह एहसास हुआ कि हिंदू धर्म जीवित है वह शिवाजी महाराज के अवतार के कारण ही। गरीब मावलों ने महसूस किया कि वे महाराजा के वीर शिलेदारों के वंशज हैं। इतिहासकारों ने महसूस किया कि भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे एक अद्वितीय राष्ट्र पुरुष का इतिहास में हम में वास हो गया था। इस बात की स्फूर्तिदायक याद पूरे समाज को आ गई। पारसनीस, भानु, राजवाड़े आदि उस समय के इतिहासकारों ने अधिक जोश के साथ इतिहास का संशोधन करना प्रारंभ किया। वे इतिहास पर एक नया प्रकाश डालने लगे। नाटककारों ने महाराज पर नाटक लिखना शुरू किया। कीर्तनकार आख्यान रचने लगे, कवि कविताएं लिखने लगे, पत्रकार अखबार में इसके बारे में तरह तरह के लेख लिखने लगे। स्कूल के बच्चे वास्तविक इतिहास से अवगत हो गए और रिसेस के दौरान वे महाराज के मावले बन फुटपट्टी लेकर झूठ मूठ लड़ाइयाँ खेलने लगे। संस्थानिक महाराज के व्याख्यानों की अध्यक्षता करने लगे। सारा समाज आंदोलित हुआ, जागृत हुआ। उसमें नई ऊर्जा प्रज्वलित हुई, उसमें नया उत्साह और स्फूर्ति उत्पन्न हुई, एकता निर्माण हुई, कार्य करने की प्रवृत्ति प्रस्फुटित हुई और उससे ही कार्यकर्ताओं, नेताओं और समाज की नई पंक्तियां बनी जो भविष्य में राष्ट्रीय कार्य के लिए आगे बढ़ी। लोकमान्य तिलक जी ने लोगों में जागरूकता पैदा करने, उनमें विश्वास और समरसता पैदा करने और उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करने की एक नई तकनीक बनाई थी। वह हर आंदोलन के साथ उस तकनीक को सिद्ध कर रहे थे। तब तक भारत में कोई राजनीति नहीं थी।
वह तिलक जी बना रहे थे। उस समय केवल तिलक जी ने ही जाना था कि राजनीति अंततः सत्ता का, ताकत का खेल है और जनता की जागृति ही उस शक्ति का आधार है। राजनीतिक आंदोलन के स्वरूप की योजना उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से बनाई थी, लेकिन उनके बाद उनके जैसा दूरदर्शी और तगड़ा नेता भारत माता को प्राप्त न होने के कारण आज़ादी के देवता की नाव काफी भटक गई और अंततः 1947 में बंटवारे जैसे कई दर्दनाक और कड़वे फलों को बटोरते हुए आज़ादी के किनारे पर आ पहुंची। तो दोस्तों, हम ऐसे एपिसोड्स को आप लोगों के सामने पेश करने की जहमत क्यों उठा रहे हैं? तो आज जिस तरह से हम शिव जयंती मना रहे हैं, क्या वह वास्तव में उचित है? या आज भी हम सबकी मिलीजुली शक्ति से शिव कार्य या राष्ट्र कार्य का कोई या कई नेक काम हम कर सकते हैं या हमें करने ही चाहिए? यह सोचने के लिए हम सभी प्रेरित हो सके। इसलिए यदि आप हमारे इस ईमानदार प्रयास को पसंद करते हैं तो कृपया हमारे इस इबुना और हम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ऑल विकल्प सेट करना न भूलें। साथ ही इस ज्ञान को हर एक भारतीय तक पहुंचाने के लिए और ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नए ज्ञानवर्धक एपिसोड्स को बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया इन एपिसोड्स को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आप इसी तरह के किसी इतिहास को हमसे गहराई से समझना चाहते हो या देश की दृष्टिकोण से आपको कौन सा ऐतिहासिक राजा या नेता उच्चतम लगता हो, तो वैसा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यह हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। हम उस राजा या उस नेता के ऐतिहासिक घटनाओं को इतनी ही गहराई से दिखाने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।